नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राजभवन में वसंत उत्सव 2025 का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन। केंद्र के सचिव पद के पैनल में शामिल अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन। 37 आईएएस अधिकारियों को जारी सूची। मुख्य सचिव के सेवानिवृत्त के बाद कौन होगा सीएस पर चर्चा शुरू। अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की 20 जून को रखी जाएगी आधारशिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शिरकत। 2026 में होगा पूरा काम। हल्द्वानी में 250 नशीले इंजेक्शनों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चेकिंग अभियान के दौरान लिया हिरासत में, मामला दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड शासन के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को केंद्रीय श्रमिक मंत्रालय ने सचिव पद के पैनल में किया शामिल। केंद्रीय श्रमिक मंत्रालय की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र में सचिव पद के पात्र वर्ष 1992 से वर्ष 1994 के 37 आईएएस अधिकारियों को जारी की सूची। इस सूची में आईएएस आनंद वर्धन का नाम भी है शामिल। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के बाद सबसे वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का विस्तारित कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। राधा रतूड़ी के बाद आनंद वर्धन के केंद्र में जाने पर कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्य सचिव? कोई अन्य आईएएस मुख्य सचिव पद के लिए अनिवार्य सेवा की पात्रता को नहीं कर रहा पूरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, केंद्र में सचिव पद के पैनल में शामिल अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को इसमें शामिल किया गया है। क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 37 आईएएस अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार में सबसे बड़े नौकरशाह के पद पर यानी चीफ सेक्रेटरी के पद पर वर्तमान में राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड की है और वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है। 2 बार उनको सेवा विस्तार दिया जा चुका है। दूसरी बार का सेवा विस्तार उनका बकायदा 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर कयास ये लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड में उसके बाद जो नौकरशाह वरिष्ठतम के आधार पर हैं वो आनंद वर्धन है। आनंद वर्धन राज्य के दूसरे मुख्य सचिव के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन जो भारत सरकार की कल आईएएस की जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें 37 आईएएस को पूरे देश भर से मौका मिला है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, उसमें आनंद वर्धन का नाम भी शामिल हो गया है। जिसके बाद उत्तराखंड में एक बार वरिष्ठ नौकरशाह के पद पर ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब राधा रतूड़ी का अगर कार्यकाल दोबारा नहीं बढ़ाया जाता है, तीसरी बार नहीं बढ़ता है, तो ऐसे में कौन वो नौकरशाह होगा या किस तरीके से उन मानकों को पूरा करने वाला वो आईएएस होगा जिसको उत्तराखंड के सबसे बड़े नौकरशाह की ताजपोशी की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री अपना वीटो का इस्तेमाल भी करेंगे और जिस तरीके से आनंद वर्धन लेकर के चर्चाएं थी कि वही अगले मुख्य सचिव होंगे, अब वो भारत सरकार में अगर प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं तो लिहाजा आरके सुधांशु को क्या मौका मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वरिष्ठ नौकरशाह को लेकर के कयासबाजी और चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि आखिरकार भारत सरकार की सूची आने के बाद उत्तराखंड में कौन मुख्यमंत्री के सबसे करीब होगा और वरिष्ठता के आधार पर किसको मौका मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून 2025 को राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाने में उच्च स्तरीय बैठक में यह जानकारी साझा की गई। इस पार्क की डीपीआर तैयार की जा रही है। पार्क का पूर्ण विकास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति जो हैं वो 2026 में पार्क उत्तराखंड की जनता को समर्पित करेंगी। अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि उत्तराखंड की जनता के लिए खोले जाने वाला यह पार्क एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में काम करेगा, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं, नवीन डिजाइन, टिकाऊ विशेषताएं होंगी। यह हरियाली, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा। उत्तराखंड में पहले हुई आपदाओं से सबक लेते हुए आपदा विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और यहां पर पूरे साल किसी न किसी तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है और इसके लिए विभाग कई तरह की योजनाओं पर काम कर रहा है। एक तरफ जहां आपका विभाग उपकरणों के सही उपयोग पर जोर दे रहा है, तो वहीं लोगों को भी ट्रेन किया जा रहा है ताकि आपदा आने पर लोग अपने आप की सुरक्षा कर सकें। देखिए, आपदा को रोकना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जो हम लोग लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हमें समय से पहले जानकारी मिल सके कि यहाँ पे ये आपदा आ सकती है, यहाँ क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, तो चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं आपस में। जैसे बहुत अधिक बरसात होगी, बादल फटेंगे, क्लाउड बर्स्ट होगा, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, निचले क्षेत्रों में जल भराव होगा, उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है, उसको हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है कि जब कभी किसी प्रकार की आपदा आती है, तो हम अगर लोगों को पहले से ट्रेंड किए रहेंगे, तो लोग अपने आप का बचाव बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। उस दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग पे हम लोग लगातार जोर दे रहे हैं, जनपदों से लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। नगरपालिका परिषद विकास नगर की पहली बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और बोर्ड के सभी नवनिर्वाचित सभासद उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित सभासदों ने अपने वार्ड की समस्याओं को बोर्ड की बैठक में रखा। नगरपालिका अध्यक्ष धीरज भौबी नौटियाल ने कहा कि नगरपालिका विकास नगर ए श्रेणी में आने के सभी मानक पूरे करता है, जिसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पारित किया गया। उन्होंने कहा कि इसका लाभ नगरपालिका विकास नगर को मिलेगा और हमें मैन पावर एवं बजट में बढ़ोतरी मिलेगी। उन्होंने विकासनगर बाजार की सबसे गंभीर समस्या बाजार में लगने वाले जाम के मुद्दे को प्रमुखता से बोर्ड की बैठक में रखा, ताकि जनता को इस समस्या से निजात मिले। सभी निर्वाचित सभासदों का कहना था कि पुलिस के साथ मिलकर पालिका के 2 सदस्य रहें और आए दिन लगने वाले इस जाम से लोगों को छुटकारा दिलाएं। पालिका बोर्ड बैठक में ये विषय भी आया है, क्योंकि नगर पालिका की जो जमीन है वहाँ पर वो मेरी जानकारी में आया है कि वो 13.5 बीघे है और अभी नगर पालिका सिर्फ 6 बीघे पर स्थापित है।
हमने बोर्ड के माध्यम से एक उपजलाधिकारी को हम लेटर भी भेज रहे हैं, बाकी ज़मीन भी खाली कराएंगे और निश्चित रूप से उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे और वहाँ सफाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रीट डॉग की बड़ी समस्या यहाँ पर हो गई है और अभी हमारी जानकारी में कुछ लोग हमारे पास शिकायत लेके भी आए हैं कि पिछले 1 महीने में कम से कम 1000 लोगों को स्ट्रीट डॉग ने काटा है। तो लोग पहले छोटे स्ट्रीट डॉग को पाल लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं सड़कों पर। तो इसके लिए हम लोग ने जो भी ये स्ट्रीट डॉग अपना जो भी डॉग पालेंगे उसका रजिस्ट्रेशन नगर पालिका में जरूर कराएंगे और अगर वो नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनकी चालान हम काटेंगे। उत्तराखंड राज्य बनाने में शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के नाम की मोटर मार्ग का अब तक सुधारीकरण नहीं हो पाया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के स्वर्गीय सुमलता भदोला मोटर मार्ग आज भी खस्ताहाल स्थिति में है। मोटर मार्ग खस्ताहाल स्थिति में होने के कारण हादसों को दावत दे रहा है, जिस कारण आने जाने वाले वाहन चालकों राहगीरों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। वहीं विभागीय अधिकारी का कहना है कि स्वर्गीय सुमलता भदोला मोटर मार्ग जो है उसका एस्टीमेट भेजा जाए। जो है शासन प्रशासन को सूचना कर चुके हैं और अधिकारियों से बराबर संपर्क में है, लेकिन ये स्वर्गीय सुमलता भदोला मोटर मार्ग जो उत्तराखंड आंदोलनकारी रही है, पहली जेल यात्री रही है उत्तराखंड के लिए, उनके नाम से ये रोड है और इसमें आए दिन इतने बड़े हादसे होते हैं, लेकिन शासन प्रशासन अधिकारी कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। देहरादून राजभवन में 3 दिवसीय बसंत उत्सव 2025 का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। 3 दिन तक चलने वाले बसंत उत्सव में पहले दिन पुष्प प्रदर्शनी लगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं आम लोगों ने निःशुल्क प्रवेश कर फूलों का दीदार किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। वहीं विजयी प्रतिभागियों को प्रदर्शनी के अंतिम दिन पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने खुलासा करते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने नशीले इंजेक्शन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 250 अवैध प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन मिले। नशे के यह सौदागर बनभूलपुरा के रहने वाले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि 3 पानी बाईपास के पास चेकिंग अभियान में इन दोनों तस्करों को पकड़ा गया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2025 में ड्रग फ्री देवभूमि का एक अभियान चलाया गया और इसमें सभी जिला पुलिस अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। नैनीताल पुलिस के द्वारा भी समय समय पर ऐसे जो नशे के तस्कर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की है। हमारी एसओजी की टीम और हल्द्वानी थाने की टीम 2 ऐसे लोग जिनके खिलाफ हमें इनपुट मिल रहा था काफ़ी टाइम से कि ये नशे में लिप्त है, इनके खिलाफ हम लोग कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहे थे और हमारी एसओजी और थाना हल्द्वानी की टीम को 2 अभियुक्तों के कब्जे से 250 जो अवैध नशीले इंजेक्शन है उनकी बरामदगी हुई है। और ये जो अभियुक्त हैं इनमें से एक अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुका है, दूसरा अभियुक्त है उसका आपराधिक इतिहास का हम पता कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे ये लोग बरेली बहेड़ी से ये अवैध नशे के इंजेक्शन लेके आए और इनका ये कहना है कि ये हल्द्वानी क्षेत्र में इसकी सप्लाई करते हैं। ये जो पुलिस टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई है इसमें मेरी तरफ से टीम को 2500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद जहां प्रदेश भर में विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर को बदल करके नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो वही तमाम जगह देखा जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा स्मार्ट मीटर का विरोध भी किया जा रहा है। बात करें अगर डोईवाला की, तो डोईवाला नगर पालिका के चांदमारी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उनके बिल बढ़कर आ रहे हैं। विद्युत बिलों के बढ़ने से नाराज ग्रामीणों ने डोईवाला पावर कारपोरेशन उपखंड अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। हालांकि विभाग ने इसे गलती मानते हुए इसे सुधारने की बात कही। इसके साथ ही चांदमारी की तमाम महिलाओं ने बिलों में बढ़ोतरी का आरोप लगाया।
नॉर्मली 1000-2000 के बीच में बिल आता था मेरा। अभी अचानक से एक दिन मैसेज सुबह आया कि जी आपका 1,54,000 का बिल है। अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 70 साल के आसपास मेरी एज है, तो नेचुरल आदमी को घबराहट तो होगी ना। और किसी के मीटर लगे हैं, किसी के नहीं लगे हैं, तो हमने लोगों से आपसे बात करी, वो कहने लगा मेरे यहाँ तो लगे नहीं है, हमें तो पता नहीं भाई, मेरे तो लगे, मेरे तो पता नहीं भाई। अब हमारे यहाँ लग गया। अब या तो ये स्मार्ट मीटर एक तरफ से सीरियल में रखना चाहिए, शुरू गांव में शुरू से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हर घर में कंपलसरी तौर पर लगना चाहिए था। उससे पूछना नहीं चाहिए था कि मीटर बदलना कि नहीं बदलना, बदलने कि नहीं बदले भाई, बदलने भाई ना बदले भाई, ये क्या होता है। फ्री आश्वासन तो भी यही दिया है इन्होंने कि क्या बोलते हैं, सब मीटर जो लगे हैं हमने चेंज किए हैं, उसका बिल जो है हार्ड कॉपी दी जाएगी आप लोगों को, और हार्ड कॉपी देने के बाद ही आप लोग जो है ये बिल जमा करें। और अब हमने जो समस्या हमारी सभी यही आ रही है, हमारे साथ ये महिलाएं हैं, काफ़ी पीछे महिलाएं हैं, सबके बिल जिनके 500 रुपये आते थे उनके 5000 आ रहे हैं, जिनके 1500 आते थे उनके 1 लाख आ रहे हैं। परमजीत सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं और महिलाएं हैं, सबको यही समस्या आ रही। जब से ये बिल स्मार्ट बिल जो जमा किए ये लगे मीटर, उनसे सभी को समस्या आ रही है। अभी कोई समस्या का समाधान ऐसा हुआ नहीं है। हमारे नए स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उसमें लेकर लोगों को थोड़ी सी जानकारी का अभाव हो रहा है, तो उसमें कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं में आ जाता है। हमारा ये है कि अभी जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो पुराने मीटर की तरह ही है, सेम जैसे वो रीडिंग होती थी उनमें ऐसी रीडिंग इसमें, बस इसमें हमारा कम्युनिकेशन मोड जुड़ा हुआ है। मतलब जो हमारा मीटर रीडर घर पे रीडिंग करने जाता था, तो वो रीडिंग करने नहीं जाएगा, वो खाली बिल बांटने के लिए जाएगा। रीडिंग हमारी 1 तारीख से 1 तारीख तक इसमें खुद फैच हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है, प्रॉपर रीडिंग का प्रॉपर बिल बन रहा है। उसको हम बंटवाने का काम करेंगे, जो हम बंटवाएंगे उनको ना। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग और गोचर के बीच में मलबा आने के चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चटवा पीपल के पास मार्ग बंद होने के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वही राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। संबंधित विभाग सहित मलबा हटाने के लिए मशीनें घटनास्थल पर पहुंची और रास्ता खुलवाया। गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब जी और फूलों की घाटी तक गुजरने वाला मोटर मार्ग पुल भारी चट्टान टूटने के चलते क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया था। जिसके बाद अलकनंदा नदी के ऊपर से वैकल्पिक पुल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं अब गांव में बिजली की सप्लाई भी पूरी तरह से सुचारू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि गांव के ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक पुल बनाकर तैयार हो जाएगा। वहीं भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में इस बार जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में अभी भी 3 फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछी है। धाम में लगातार कड़ाके की ठंड जारी है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में आजकल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सेवादार मंदिर की सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर हैं। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी को पिघलने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। तो वहीं धाम की ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ सकती है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट इस बार 4 मई सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे और इस बार कपाट खोलने के वक्त सभी तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम में बर्फ के सुंदर नजारे भी देखने को मिल सकते हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राजभवन में बसंत उत्सव 2025 का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन। केंद्र में सचिव पद के पैनल में शामिल अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन। 37 IAS अधिकारियों की जारी सूची। मुख्य सचिव के सेवानिवृत्ति के बाद कौन होगा CS पर चर्चा शुरू। अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की 20 जून को रखी जाएगी आधारशिला। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी शिरकत। 2026 में होगा काम पूरा।
हल्द्वानी में 250 नशीले इंजेक्शनों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चेकिंग अभियान के दौरान लिया हिरासत में, मामला दर्ज। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी, अभी भी 3 फीट बिछी हुई है चादर। कर्णप्रयाग गोचर के बीच में मलबा आने के चलते मार्ग हुआ अवरुद्ध।